जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं मनीषा शर्मा। मेरे चैनल का नाम है स्टडी IQ 140 विद मनीषा शर्मा। पिछली क्लास में हमने ऋण की अवधारणा पढ़ी थी। आज हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था क्या है? वैदिक कालीन में, मतलब वैदिक काल था तब वहां पे समाज को वर्गों में बांट रखा था। मतलब हमारे आज भी बांट रखा है समाज को वर्गों में, लेकिन वैदिक काल में सबसे ज्यादा, मतलब वैदिक काल में ही सबसे ज्यादा चलन होता हुआ आ रहा है कि समाज को कितने वर्णों में बांटा गया, किस आधार पे बांटा गया है। गुणों के आधार पे, चयन के आधार पे और उनके कर्म के आधार पे। तो ये वैदिक काल से ही एक सामाजिक परंपरा रही है। ये इसलिए रही है कि सामाजिक वर्गीकरण इसलिए किया गया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्धारण कर सके। तो ये वैदिक कालीन की सामाजिक वर्गीकरण की व्यवस्था थी, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य निर्धारण कर सकता था, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। इसलिए वैदिक काल से ही समाज को एक वर्ण व्यवस्था में बांटा गया था। अब वर्ण जो है आपके व्र धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है चयन करना। जिसका अर्थ क्या होता है? चयन करना। चयन यहाँ पर इसलिए है क्योंकि आप देखोगे जो मनुष्य है, जो एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्धारण करता है, कर्तव्यों का पालन करता है। और हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था में समाज को वर्गीकरण कर रखा है अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए। इसलिए इसलिए मनुष्य को अपने मतलब अपने गुण और स्वभाव के आधार पे चयन करता था, अपने कर्म को चयन करता था, उसे क्या करना है ये वो देखता था। तो आप देखोगे कि वर्ण व्र धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है चयन करना। ये चयन अपने गुण और स्वभाव के आधार पे ये चयन का आधार रखता था। अब आपके गुण और स्वभाव के आधार पे तीन भागों में बांटा गया है। आपके जो गुण होते हैं वो आपको तीन भागों में बांटा गया है। वो आपके गुण के आधार पे और स्वभाव के आधार पे। तो पहला है आपका सतोगुण, दूसरा है रजोगुण, तीसरा है आपका तमोगुण। तीन गुण है आपके सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये सतोगुण जो है वो आपके ब्राह्मण में पाया जाता है, और रजोगुण आपके, मतलब रजोगुण में आपके क्षत्रिय आते हैं, जिसके अंदर आपके सत और रजोगुण दोनों आते हैं। और आपके तमोगुण में आपके, जिसमें थोड़ा सा रजगुण भी आता है और तमोगुण भी आता है, रजो और तमो का दोनों गुण आते हैं, वो आपके वैश्य होते हैं। जिसमें सिर्फ तमोगुण आता है वो आपके शूद्र होते हैं। अब आपको अच्छे से याद हो जाए तो उसको मैंने बता रखा है, जो सतगुण, जो मतलब सतोगुण में ब्राह्मणों को शामिल कर रखा है। तो ब्राह्मण का काम क्या होता था? वैदिक यज्ञ करना, कर्म कांड करना, ज्ञान का प्रसार करना, ज्ञान कांड और कर्म कांड के आधार पर अपने कर्म करते थे। अब आपका है सेकंड नंबर पे रजोगुण। रजोगुण में किसको शामिल कर रखा है? आपके क्षत्रिय को। अब क्षत्रिय के अंदर आपके सत्गुण प्लस रजोगुण दोनों का गुण पाए जाते थे। आपके जो सतोगुण में है सिर्फ ब्राह्मण होते थे, और ब्राह्मण में ये गुण पाए जाते थे। सतगुण में आपके ब्राह्मणों को शामिल कर रखा है, रजोगुण में आपके क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय में भी थोड़े सतोगुण का पाया जाता था और रजोगुण पाया जाता था। और रजोगुण और तमोगुणों का जो दोनों गुण जिसमें पाए जाते थे वो आपके होते थे वैश्य, और तमोगुण सिर्फ आपके शूद्रों में पाया जाता था। आप एक बार और उसको समझेंगे। सतोगुण सिर्फ आपके ब्राह्मणों में पाया जाता था, सतोगुण में सिर्फ आपके ब्राह्मणों को शामिल किया गया था। रजोगुण के अंदर आपके क्षत्रिय और वैश्य दोनों हैं। क्षत्रिय में
जहां थोड़े सतोगुण प्लस रजोगुण पाए जाते थे वो आपके क्षत्रिय कहलाए, और तमोगुण के अंदर आपके वैश्य और शूद्र दोनों ही है। तमोगुण के अंदर रजोगुण, वैश्य के अंदर आपके रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण पाया जाता था, वो आपके वैश्य हुए, और सिर्फ तमोगुण आपके शूद्रों में पाए गए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखोगे कि रजोगुण का जो गुण होता है वो क्या होता है, रजोगुण में आपके क्षत्रिय शामिल है। तो क्षत्रिय का स्वभाव क्या होता है, क्षत्रियों का गुण क्या होता है, युद्ध में लड़ना, अपना क्षत्रिय धर्म निभाना। तो उस क्षत्रिय में थोड़ा सा आपका सद्गुण और ज्यादा आपका रजोगुण का गुण पाया जाता था, तो वो उसमें क्षत्रिय आए। और तमोगुण का जो गुण था वो क्या था, गतिहीनता, गति नहीं करते हैं वो, और उदासीनता और भारीपन। लेकिन जो वैश्य होते हैं, वैश्य भी गतिशील होते हैं और दुख का अनुभव भी होता है। वैश्य मतलब आपके व्यापारी वर्ग, जो आपके मतलब बही खाताओं का लेखा जोखा करता है, वो आपके वैश्य हुए। तो वैश्य के अंदर आपके रजगुण भी होते हैं और तमोगुण भी होते हैं, वो आपके वैश्य हैं। और इनमें जो गुण पाया जाता है वो गतिशीलता, दुख, भारीपन, गतिहीनता और आपके उदासीनता का गुण पाया जाता है। सिर्फ तमोगुण के अंदर आपके शूद्र शामिल किए गए हैं, जिसके अंदर जो गुण होता है वो गतिहीनता, भारीपन और उदासीनता। क्योंकि समाज में जो वैदिक समाज चल रहा था, सामाजिकरण की जो व्यवस्था कर रखी थी, उन्होंने शूद्रों को सबसे अपने निम्न स्तर पे माना था। उन्हें किसी भी कार्य में, या चाहे वो आपका धार्मिक संबंधी कार्य हो, या युद्ध संबंधी कार्य हो, या आपके व्यापार संबंधी कार्य हो, उसमें सब में शूद्रों को शामिल नहीं कर रखा था। इसलिए उनकी जो गति थी वो गतिहीनता हो गई। जब वो गति ही नहीं करेंगे तो उनमें उदासीनता आएगी और भारीपन आएगा। तो ये इनके गुण थे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखा देती हूं आपको, कि गुणों के आधार पर वर्गीकरण। जैसे आपने ऐसे फॉर्मेट में लिखा है ना, गुणों के आधार पे वर्गीकरण। तो आपके पहला है ब्राह्मण। ब्राह्मण में कौन से गुण पाए जाएंगे, ब्राह्मण में केवल सतो गुणों की प्रधानता होती है। ब्राह्मण में केवल सतो गुणों की प्रधानता होती है। फिर है आपके क्षत्रिय। क्षत्रिय में क्या होता है, सतो गुणों के साथ रजोगुण की प्रधानता होती है। मतलब क्षत्रिय में आपके सद्गुण भी आएंगे, सतो गुणों के साथ रजोगुणों की प्रधानता होती है। फिर है आपका क्षत्रिय के बाद आता है आपके वैश्य। वैश्य में क्या होता है, आपके रजोगुणों के साथ, मतलब वैश्यों में रजो गुणों के साथ गुण कौन कौन से होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो रजोगुणों के साथ तमोगुणों की प्रधानता होती है। फिर चौथा है आपका शूद्र।
शूद्र, चौथा है आपका शूद्र, सॉरी शूद्र गलत लिखा, चौथा है आपका शुद्ध। शुद्ध में केवल तमोगुणों की प्रधानता होती है। तो ये आपसे पूछ सकता है किस में कौन से गुण पाए जाते हैं। आपके ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण में केवल सद्गुणों की प्रधानता है, ब्राह्मण में केवल सद्गुणों की प्रधानता है। क्षत्रिय में आपके सतोगुणों के साथ रजोगुण की प्रधानता होती है, और वैश्य में आपके रजोगुण के साथ तमोगुण की प्रधानता होती है, और शूद्र में केवल तमोगुण की प्रधानता होती है। ब्राह्मण में सिर्फ एक गुण पाया जाएगा और शूद्र में भी एक गुण पाया जाएगा, बाकी इसमें क्षत्रिय और वैश्य में दो दो गुण पाए जाते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ये तो था आपके गुणों और स्वभाव के आधार पे वर्णों की व्यवस्था। मतलब ये आपका जो वर्गीकरण किया है वो आपके गुण और स्वभाव के आधार पे आपकी वर्ण की व्यवस्था कर रखी थी। अब आपके क्या है, ऋग्वेद में मंडल 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद है आपका, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के 10वें मंडल में निहित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आरपीसी में बहुत बार आपसे पूछ लिया गया है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्ण व्यवस्था की व्याख्या की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की व्यवस्था का उल्लेख किया है या उनके बारे में बताया गया है, जिसमें आपका प्रजापति ब्रह्मा से, मतलब प्रजापति ब्रह्मा है, उनके 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। प्रजापति ब्रह्मा से उनके अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। अब आप ये देखोगे, प्रजापति जो ब्रह्मा है हमारे, उनके अंगों से हमारे 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। आप ये ध्यान रखना, ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त पर 4 वर्णों का उल्लेख किया है, जिसे जो प्रजापति ब्रह्मा से उनके अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। पहला आ जाता है आपका ब्राह्मण, जो ब्रह्मा है हमारे, ब्रह्मा भगवान जी। अब ब्राह्मण की उत्पत्ति कैसे हुई है? ये आपका ब्राह्मण है, ये ब्रह्मा के मुख से हुई है। किससे हुई है? मुख से हुई है। जो हमारे ब्रह्मा भगवान है, ब्राह्मण की उत्पत्ति उनके मुख से हुई है। दूसरा है आपके क्षत्रिय की उत्पत्ति उनकी भुजा से हुई है। क्षत्रिय की उत्पत्ति उनकी किससे हुई है? भुजा से हुई है।
और आपका तीसरा आ जाएगा वैश्य। वैश्य की उत्पत्ति उनकी जंघा से हुई है। वैश्य की उत्पत्ति उनकी जंघा से हुई है। और चौथा है आपका शूद्र। शूद्र की उत्पत्ति उनके चरणों से हुई है। शूद्र की उत्पत्ति उनके चरणों से हुई है। प्रजापति ब्रह्मा है। ब्रह्मा के अंगों से जिन वर्णों की उत्पत्ति हुई है उनके बारे में मैंने आपको बताया है। ब्राह्मण की उत्पत्ति उनके मुख से हुई है। क्षत्रिय की उत्पत्ति उनके भुजा से हुई है। वैश्य की उत्पत्ति उनके जंघा से हुई है। और शूद्र की उत्पत्ति उनके चरणों से हुई है। ये आपके ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में इनका वर्णन किया गया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब आपने देखा है कि ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है, इसलिए इनका जो कार्य हुआ, इनका कार्य क्या हुआ? अध्ययन करना। कार्य क्या हुआ? अध्ययन। इनका कार्य हुआ अध्ययन करना। कार्य क्या हुआ? अध्ययन या अध्यापन करना। इनका कार्य क्या हुआ? अध्ययन व अध्यापन करना। आपने देखा होगा ये हमारे वैदिक सामाजिक वर्गीकरण की व्यवस्था से ही, जो कि हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में, जो कि प्रजापति ब्रह्मा के मुख से हमारे ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। और ब्राह्मण जब मुख से पैदा हुआ तो उनका कार्य क्या हो गया? अध्ययन और अध्यापन करना। इनका कार्य क्या हुआ? अध्ययन व अध्यापन करना। अब प्रजापति ब्रह्मा की जो भुजा से जिसकी उत्पत्ति हुई है वो है हमारे क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का कार्य क्या हो गया? देश की रक्षा करना, समाज रूपी शरीर की रक्षा करना। क्या होगा? देश या समाज रूपी शरीर मतलब मनुष्य ही हो गया। समाज रूपी शरीर की रक्षा करना। क्षत्रिय की उत्पत्ति प्रजापति ब्रह्मा की भुजाओं से हुई है और उनका कार्य क्या है? समाज की रक्षा करना, शरीर की रक्षा करना, प्रत्येक मनुष्य की रक्षा करना। ये क्षत्रियों का कार्य है। और ब्रह्मा के जंघाओं से उत्पत्ति आपके वैश्य की हुई है। और वैश्य का कार्य क्या है? समाज के ऊपर जो भी भार है उस भार वहन करना होता, और जो भार है उनको कम करना होता है। समाज की जो भी गतिविधि होती है, समाज में जो भी आपके क्या बोलते हैं, व्यापारिक संबंधी जो कार्य होते हैं, उन सब का वहन कौन करता है? वैश्य करता है। समाज, इनका कार्य क्या हो जाएगा? समाज का बाहर वहन करना। और ये बाहर क्या होता है? आपकी जो जीविका होती है, आप जो दिन प्रतिदिन आपके शरीर को चलाने के लिए जिस भौतिक साधनों की आवश्यकता होती है, उनका कार्य बाहर वहन कौन करता है? वो आपके वैश्य करते हैं। और वैश्य का कार्य क्या होता है? समाज का बाहर वहन करना। और आपके प्रजापति ब्रह्मा के चरणों से जिनकी उत्पत्ति हुई है वो आपके हैं शूद्र। और शूद्र का कार्य क्या होता था? ये जो तीनों वर्ण है, ये तीनों वर्ण आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करना होता था। शूद्र का कार्य तीनों वर्णों की सेवा करना होता था। आज आपको मैंने वर्ण व्यवस्था पढ़ाया।
वर्ण व्यवस्था में हमने देखा कि हमारे गुण और हमारे स्वभाव के आधार पे हमारे वर्ण को किस हिसाब से बांट रखा था। फिर हमने देखा ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में प्रजापति ब्रह्मा के अंगों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति हुई है और उनके कार्य का वर्णन किया है। प्रिय साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको याद करते जाना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की क्लास हम कल करेंगे। धन्यवाद साथियों।